सफलता और कामयाबी दो ऐसे शब्द हैं जो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जी हां, और सफलता के लिए एसएससी आपके लिए कोई एग्जाम नहीं लाता है एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, पर आरआरबी आपके लिए एक एग्जाम लेके आता है आरआरबी का, जिसमें आप लोग सफल हो सकते हो। और इसी सफलता के लिए आपको क्या क्या मेहनत करनी है, तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं इस सेशन में आरआरबी के, है ना। तो स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला पे। यहां पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग आरआरबी का एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट में, जिससे आपके आरआरबी में मैक्सिमम सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर आ सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या क्या है। ठीक है, तो आरआरबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो पेपर का पैटर्न क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले आरआरबी का 3 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी 1 जिसको कहते हैं। सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया सीबीटी 2 तक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, बच्चे मेडिकल में बहुत इशू करते हैं कि सर मेडिकल में क्या क्या होता है, तो परेशान मत होइएगा। मेडिकल में इतना कोई ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल चेक करके जाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल मेडिकल होता है जो एक इंजीनियर का होना चाहिए। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए एक नॉर्मल मेडिकल, इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन में सब कुछ दिख जाएगा। पर इसके अलावा आपको यह प्रोसेस अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीटी 1 की बात भी कर लेते हैं सर कि सीबीटी 1 में क्या क्या आता है। तो सीबीटी 1 में अगर आप देख पा रहे हैं तो यह है सीबीटी 1 का टॉपिक्स। सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, तो पहला अगर आप देख रहे हो तो एज ए इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए आपको सबसे पहले नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सीबीटी 1 में मैथ्स आएगा आपका 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। फिर जनरल अवेयरनेस आएगी 15 नंबर की 15 क्वेश्चन, और फिर जनरल साइंस आएगी 30 नंबर की 30 क्वेश्चन। और इस तरह आपके 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पर सर ये तो सब्जेक्ट के नाम हो गए, सिलेबस में क्या क्या है, मुझे क्या क्या पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो जरूरी क्या क्या है तो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसमें आप देख पा रहे हैं सारे टॉपिक्स मैंने जहां जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है मैंने आपको सारे बता दिए हैं। नंबर सिस्टम पे आप काम कर सकते हैं, कैलेंडर पे काम कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। कैलकुलेशन पे, ठीक है, एज कैलकुलेशन, एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा स्क्वायर रूट आएंगे ही आएंगे, आपके अलजेब्रा आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा टाइम वर्क के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, एलसीएम एचसीएफ भी आपको मिल जाते हैं। और बोर्ड मास में तो यार हमेशा ये वैसे भी आप लोगों को आना चाहिए अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये सिलेबस का आप फोटो खींच सकते हैं कि इस मैथ्स में आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, पर मैथ्स के बाद और क्या क्या था सर, तो इतनी सारी चीजें थी, तो मैंने सभी कोशिश की है कि आपको सब कुछ बता दूं ताकि आप लोग सिलेबस कम से कम कवर करें कि क्या क्या पढ़ना है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, रीजनिंग के बच्चों को कुशल सर, भाई साहब कुशल भैया ने इतना माहौल कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि बिना पढ़े आप, है ना, ये सारी चीजें उनसे पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत होगी कुशल भैया से पढ़ने के बाद। तो कुशल भैया आप लोगों को ये पढ़ाते हैं। तो जनरली आप देखोगे तो एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, तो ये सारी चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इनको भी आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है। ठीक है, तो ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोगों को कवर करने हैं, जो लोकेश सर और आशुतोष सर आप लोगों को कवर कराते हैं। तो यहां पे क्या है, जनरल अवेयरनेस में आपको करंट, वो क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स आपको आशु सर पढ़ाएंगे, इसके अलावा हिस्ट्री आपको लोकेश सर पढ़ाएंगे। साथ में जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपकी क्लासेस तो होती हैं, आप लोगों को पता है, पर आपको एक बार क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो ये पूरा आपका सिलेबस होगा आपका सीबीटी 1 का। अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया तो सीबीटी 2 भी आप लोगों के लिए है। तो सीबीटी 2 में सर क्या आएगा, तो सीबीटी 2 का अगर आप पेपर देख रहे हो तो इस बार भाई 100 की जगह 150 क्वेश्चन हो गए हैं। पर अब आप देखोगे तो इन 150 क्वेश्चन में आपका एक हाई वेटेज जो रहता है सिलेक्शन के लिए, दैट इज टेक्निकल एबिलिटीज। टेक्निकल में आपको अब अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और कंप्यूटर का बेसिक्स, इसके अगर क्वेश्चन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे जो टॉपिक्स हैं तो आप लोगों को भी ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चन मैक्सिमम देखने मिलेंगे। साथ में अगर आप देखोगे तो टेक्निकल एबिलिटीज के अलग से 100 क्वेश्चन है।
इसका मतलब सीबीटी 2 का जो हाईएस्ट वेटेज है सिलेक्शन का, वो आपका सीबीटी 2 के लिए क्या होगा, टेक्निकल एबिलिटी। तो टेक्निकल में सर क्या क्या पढ़ना है, पर टेक्निकल से पहले आपको फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी सीबीटी 2 के लिए भी, जो आप सीबीटी 1 के लिए पढ़ोगे। तो अब आपको सीबीटी 2 में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि यही सिलेबस आपका सीबीटी 1 का भी था, ठीक है। तो उसी को आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा कंप्यूटर के आपके पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, एक बहुत छोटा सा वेटेज है, पर इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर दिमाग ना लगाएं, क्योंकि देखोगे तो आप कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज है ना, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या होती है, लाइनेक्स वगैरह, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, विंडो, लाइनक्स, ठीक है, यूनिक्स, एमएस ऑफिस, डाटा रिप्रेजेंटेशन, और छोटी मोटी लैंग्वेज भी आ जाती है, सी सी प्लस प्लस के भी एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इतना पढ़ने, मेरे हिसाब से फिजिबल तो नहीं है, पर हाँ छोटी मोटी ये चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा वेटेज कंप्यूटर में आप नंबर ले आओगे, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी कि हमारे यार बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बेचारे वो जो कहते हैं कि हमारे लिए सर कुछ नहीं होता, तो आप लोगों के लिए आरआरबी तो है ही, और आरआरबी ने आपको एक अच्छा खासा सिलेबस भी दे रखा है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है आरआरबी के सिलेबस में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल आपको पढ़ना है। मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल जनरली क्या, सेमीकंडक्टर और उसके रिलेटेड सब मटेरियल्स, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो ईडीसी आपको पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, सर ये क्या होता है? जनरली बेटा आप इसको एनालॉग में पढ़ते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं इसमें। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है। तो इससे बनाते हैं हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप-एम्प आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर आपको पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये नेटवर्क सर्किट नेटवर्क नहीं है, ये नेटवर्क है आपका नेटवर्किंग वाला, है ना, जो आपका नेटवर्किंग होती है कंप्यूटर साइंस में, वो वाला नेटवर्किंग, ठीक है। और लास्ट में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये है आपका नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस जो आपको ये सारे करने हैं। सर इसके टॉपिक के भी नाम बता ही दो, इतनी मेहनत आपने की है, ठीक है। तो टॉपिक के लिए बात कर लेते हैं, पर उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि एनवायरमेंट एंड कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट पढ़ लो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी। इसके अलावा एयर वाटर नॉइस पॉल्यूशन क्या होते हैं और उसके इफेक्ट क्या होते हैं, एसिड रेन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इस तरह की टॉपिक्स आप पढ़ लें तो आपको एक अच्छे खासे लेवल के वेटेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि ये क्वेश्चंस आप लोग कवर कर लें, ये वाला सिलेबस कवर कर लें, ठीक है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे बहुत है। क्लियर है? चलिए सर, अब सर टेक्निकल की भी बात कर लेते हैं। सर टेक्निकल की बात करें, क्योंकि है हाईएस्ट वेटेज है सीबीटी 2 में, है ना, इसके बिना सिलेक्शन तो नहीं होगा, हमारा नौकरी तो नहीं लगेगी। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इसके अलावा जॉइंटिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल, सेल, बैटरीज, रिले, स्विचेस, एमसीबी और करेक्टर, इनके बारे में बेसिक पढ़ लेना। ऐसे नहीं कि एकदम रिसर्च करने बैठ जाओ, इनके नाम भी पढ़ लोगे तो भी आपके 90% क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो केवल इतनी कोशिश करना कि हर चीज का बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है आरआरबी का कि कवर करना एक साल में भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जनरली आपको सिलेबस पे डीप में नहीं जाना है, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट में पीएन डायोड हो गया, थैरिस्टर हो गया, डायोड ट्रायोड सर्किट हो गए, जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ऑक्सीलेटर हो गया, मल्टी वाइब्रेटर हो गए, काउंटर हो गए, रेक्टिफायर हो गए, इन्वर्टर हो गए, यूपीएस हो गए। तो ये सारे टॉपिक आप लोग क्या कर सकते हो, ये पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इसमें कुछ पार्ट आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जैसे एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर, मल्टी वाइब्रेटर। काउंटर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। इसके अलावा रेक्टिफायर आपका होता है, यूपीएस और इन्वर्टर ये आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिखाया जाता है। यानी जनरली आप देखोगे तो सबका मिक्स है। क्लियर? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक बार फोटो भी ले सकते हैं इसका सब लोग, ठीक है। नंबर सिस्टम, बाइनरी कोड, बेलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और काउंटर एंड मेमोरी। सब देख रहे हो, काउंटर दो जगह है, तो एक ही बात है, ये अलग नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है, एक ही बात है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में आपको क्या पढ़ना है, आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है, लीनियर नॉन लीनियर एप्लीकेशन पढ़नी है इसकी, ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर एप्लीकेशन वही होती हैं जो मैंने एनालॉग में पढ़ाई हैं, ठीक है। लॉक सर्किट क्या होते हैं, एंटी लॉक सर्किट क्या होते हैं, इंटीग्रेटर क्या होते हैं, डिफरेंशिएटर क्या होते हैं, ये सारे लीनियर
और नॉन लीनियर एप्लीकेशन है। वोल्टेज रेगुलेटर हम पढ़ चुके हैं, टाइमर, पीएलएल, ठीक है। टाइमर और फेज लॉक लूप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फेज लॉक लूप मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ाया है आप लोगों को, तो उसको याद रखें। इसके अलावा ठीक है, टाइमर की बात करेंगे तो टाइमर का भी आप लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर ये आप पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे तो पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, वर्किंग असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, पेरिफेरल्स एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। और माइक्रो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आपको क्या पढ़ना है, मेजरिंग सिस्टम, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, रेंज एक्सटेंशन मेथड, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। सीआरओ भाई, सीआरओ याद है, लैब में रखे हैं, ऐसे करके चलाते रहते हो, वही सीआरओ अब पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। इसके अलावा एलसीडी, एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर। इतने टॉपिक के बाद फिर हम आगे आते हैं और सब्जेक्टों में। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन देखोगे तो कम्युनिकेशन में आपको इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक तक आपका कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन आपका ईएमएफटी में दिखता है, वेव प्रोपोगेशन आपको ईएमएफटी में दिखेगा। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एड्रेसिंग, ये सारा टॉपिक होता है एडवांस कम्युनिकेशन का। तो आपको बुक भी बताता जा रहा हूं मैं, तो अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो इतना पार्ट आपको दिखेगा एडवांस कम्युनिकेशन में, ये एडवांस कम्युनिकेशन में, ये ईएमएफटी में, और इतना पार्ट दिखेगा कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हो आप लोग। इसके अलावा डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, हार्डवेयर एंड इंटरफेस, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन और वैन, ये भी देखना बहुत जरूरी है, तो इसको भी आप देख सकते हो। साथ में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी आपको कुछ सी प्लस प्लस फंडामेंटल देखना पड़ेंगे, इसके पूरे डीबीएमएस देखना है, डेटा स्ट्रक्चर देखना है। सर ये पूरे एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस पर रिसर्च करने बैठ जाओगे, आपको मैं टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं तो इनका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। और साथ में लास्ट में है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपको एसी सर्किट, डीसी सर्किट पढ़ने पड़ेंगे, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग। अर्थिंग वगैरह यूटिलाइजेशन में पढ़ते हो आप लोग, तो वहां पे आप लोग देखोगे, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस बेटा, जो आपके लिए जरूरी है अगर आप आरआरबी इलेक्ट्रॉनिक्स को निकालना चाहते हो। इतना बड़ा सिलेबस अगर आपको कवर करना है तो इसके लिए आपके लिए बैचेस भी हैं पूरे ईडब्ल्यू पे, है ना, इंजीनियर्स वाला पे आप लोगों के लिए आरआरबी के बैचेस भी हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आप पढ़ना चाहो तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनके आपको बेसिक्स अगर आप कवर कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीवीटी 1 निकालना पड़ेगा, और सीवीटी 1 के लिए आपको नॉन टेक्निकल पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप आरआरबी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है आरआरबी से लेके आपकी आरआरबी रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/lawrence sir LAWRENCE SIR PW। तो आप लोग मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं लॉरेंस सर पीडब्ल्यू के नाम से, यहां से आपको मैं सीधे मिल जाऊंगा और आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, है ना, क्योंकि सिलेक्शन होगा यहीं से। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।